स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली साइंस की क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ इसके नोट्सों को कंप्लीट बना करके लर्न भी कर रहे होंगे बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम इस एक्सर जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में, उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लासेज में हमने बच्चों इसको पूरे नोट्स के थ्रू पढ़ लिया है, किस तरह से पूरा चैप्टर समझ लिया है। इसके जो अदर क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के नीचे, मतलब चैप्टर्स के मिड में गिवन थे, वो सारे सॉल्व कर लिए। आज हम इसके जो चैप्टर के लास्ट में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए उन्हें हम सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। ओके बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, विच पेयर सोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सा पेयर विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। ओके बच्चों, देखिए NaCl सॉल्यूशन मतलब नमक का विलयन एंड कॉपर मेटल, एक कॉपर धातु यदि NaCl के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो बेटा इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कॉपर जो है वो NaCl से मतलब सोडियम से कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है। हमने क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे बच्चों, सोडियम से। सिमिलर MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम, तो यहाँ मैग्नीशियम जो है Mg जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है किससे बच्चों, एल्युमिनियम से। इसी प्रकार यहाँ जो फेरस है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है किससे, सिल्वर से। ओके, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके, और लास्ट देखिए बच्चों, AgNO3 अर्जेंटम नाइट्रेट का सॉल्यूशन एंड कॉपर। अब यहाँ जो है कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव रहता है बच्चों किससे, Ag से। इस कारण यहाँ Ag जो है वो अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड हो जाता है किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच मेथड यूज फॉर सेविंग ए फ्राइंग पैन बाय कोरेशन, मतलब कि एक फ्राइंग पैन को संक्षारण या जंग से बचाने के लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे या कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट देखिए ग्रीजिंग, मतलब ग्रेस का यूज करके, ग्रीस जिसको कहते हैं ग्रेस, पेंटिंग पेंट करके, जिंक लेयर जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर सभी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ग्रेसिंग जो ग्रीस लगाओगे यदि फ्राइंग पैन के ऊपर, तो उसके बाद यदि इसमें फ्राई करेंगे तो ग्रीस हमारे खाने को ख़राब कर देगा। सिमिलर पेंट कर देंगे तो पेंट भी हमारे खाने के साथ छूट करके उसमें मिक्स हो जाएगा और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। ओके बच्चों, और यदि जिंक लेयर, जिंक जस्ते की परत यदि उस पर कोट की जाएगी तो वो हमारे लिए क्या होगा, उसका फ्राइंग पैन को आसानी से कोरेशन से बचा सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जिंक लेयर उस पर चढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एनी मेटल रिएक्ट्स विद O2, कोई भी पदार्थ है, धातु है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, गिव ए हाई मेल्टिंग कंपाउंड, और एक उच्च गलनांक वाला यौगिक देता है, देयर आर सोलेबल इन वाटर, और जो क्या है पानी के अंदर सोलेबल है, मतलब जल जो होता है, वाटर जो होता है उसके अंदर आसानी से घुल जाता है। व्हाट इज दिस एलिमेंट, ये कौन सा तत्व है। देखो बच्चों, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया। कार्बन क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। सिलिकॉन सब मेटल होता है, उपधातु होता है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। और आयरन लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और कैल्शियम जो है वो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। और क्या बना लेता है बच्चों, CaOH2 बना लेता है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम। क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू यू डू टिन लेप ऑन फूड बॉक्सेस, बिकॉज, क्यों, मतलब टिन के जो डिब्बे होते हैं, खाने के बड़े बड़े डिब्बे, उनके बॉक्सेस के ऊपर टिन का लेप ही क्यों किया जाता है, क्या कारण है। ओके, देखिए जिंक इज मोर प्राइस टू टिन, मतलब क्या इसलिए किया जाता है कि टिन जो है वो जिंक से ज़्यादा महंगा है। क्या ऐसा है, इसके कारण करते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, जिंक मेल्टिंग पॉइंट आर मोर देन टिन, जिंक का जो गलनांक बिंदु होता है वो टिन से ज़्यादा होता है। जिंक आर मोर रिएक्टिव टू टिन, जिंक जो है वो टिन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। जिंक आर लो रिएक्टिव टू टिन, जिंक जो है वो टिन से कम क्रियाशील होता है।
ओके बच्चों, तो ध्यान से देखो, जिंक जो है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए जो फूड आइटम्स होते हैं उनके बॉक्सेज के ऊपर हम टिन का लेप चढ़ाते हैं। ओके बच्चों, और जिंक क्या करता है, उन फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक पॉइजनस जो पॉइजन होता है, जहर बना लेता है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? टिन का यूज किया जाता है। ओके, तो हो जाएगा हमारा आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज एम्पियोथेरिक ऑक्साइड्स, मतलब एम्पियोथेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड की। उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पियोथेरिक ऑक्साइड्स। उभयधर्मी ऑक्साइड्स के 2 हमें एग्जाम्पल भी देने हैं। ओके बच्चों, व्हाट इज एम्पियोथेरिक ऑक्साइड? एम्पियोथेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पियोथेरिक ऑक्साइड। ओके, आंसर देखिए बच्चों, दोज ऑक्साइड वे ऑक्साइड who have reacts with acids and bases, मतलब वे ऑक्साइड जो एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं एंड गिव साल्ट एंड वाटर, और क्या देते हैं बच्चों? साल्ट के साथ हमें वाटर प्राप्त होता है। इट्स कॉल्ड एम्पियोथेरिक ऑक्साइड। इन्हीं हम क्या कहते हैं बच्चों? एम्पियोथेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या समझे बच्चों? कि वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण के साथ जल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड ZNO जिंक ऑक्साइड। ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं बच्चों? साल्ट और वाटर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 मेटल्स नेम, 2 मेटल्स के नाम बताइए। वो रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, जो डाइल्यूट कोई भी एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, एंड डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन, और वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एंड गिव 2 मेटल्स वो नॉट रिएक्ट्स विद दिस, मतलब 2 मेटल्स के नाम बताने हैं जो इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, विद दिस, समझ गए बच्चों? देखिए, तो सोडियम एंड जिंक आर 2 मेटल्स, सोडियम और जिंक 2 ऐसे धातु होते हैं वो डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन, जो क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन को अपने स्थान से हटा देते हैं। जैसे HCl ने यदि Na के साथ रिएक्ट किया तो ये NaCl बना लेता है, जो एक साल्ट होता है, और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से निकाल देता है। इट मीन्स क्या समझे बच्चों? सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर दिया। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ओके, तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन को अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड कर देता है। ओके, सिमिलर H2SO4 हमारे पास कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट HCl हो सकता है। ओके, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो कौन कौन से मेटल्स हैं जो किसके साथ, जो क्या नाम है बच्चों? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन को अपने उस स्थान से हटा देते हैं। तो क्या होता है बच्चों? एक तो सोडियम होता है और एक जिंक होता है, सोडियम और जिंक। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था गिव 2 मेटल्स हु नॉट रिएक्ट्स विद दिस, मतलब 2 ऐसे मेटल्स के नाम भी बताने हैं जो इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए बच्चों, गोल्ड एंड सिल्वर आर 2 मेटल्स द मेटल्स हु नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, मतलब गोल्ड, सोना और चांदी 2 ऐसे धातु होते हैं जो इन दोनों के साथ, किसके साथ बच्चों? HCl या फिर H2SO4, कोई भी डाइल्यूट मीन्स होता है बच्चों तनु अम्ल। क्या होता है? तनु अम्ल। किसी भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, मतलब अभिक्रिया करके कोई सॉल्यूशन नहीं देते, इनका कोई भी आंसर नहीं होता है, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। अब तनु HCl होता है बच्चों से HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है। अब ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये नाइट्रिक एसिड होता है। इस तरह से आपको समझना है कि कौन से मेटल्स होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रीफर करते हैं। कौन से होते हैं वो? सोडियम और कौन सा होता है? जिंक होता है। और नेक्स्ट होते हैं गोल्ड और सिल्वर जो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे 8, 9 और जो हमने 7 तक तो कर लिए थे बच्चों, और 8 और 9 जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट 10 क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बच्चों, 10 क्या है क्वेश्चन? हाउ टू सेव आयरन बाय रस्ट, मतलब जो लोहा होता है उसको जंग से कैसे बचा सकते हैं। राइट एनी 2
मतलब कोई दो इसके उपाय लिखिए, तरीके लिखिए। ओके, तो देखो बच्चों, वी कैन सेव आयरन बाय रस्ट, हम आयरन जो लोहा है उसको जंग से बचा सकते हैं। वी यूज ग्रेजिंग, मतलब ग्रेस का यूज करके, ग्रीस जिसको बोलते हैं ना बच्चों, ग्रीस या ग्रीज कहते हैं, पेंटिंग पेंट करके। एंड यूजिंग जिंक लेयर ऑन द आयरन, और लोहे के जो भी आइटम्स होते हैं उनके ऊपर जिंक या जस्ता जिसको कहते हैं हिंदी में बच्चों, उसकी परत चढ़ा करके हम इन चीज़ों को, आयरन से बनी चीज़ों को या लोहे को बचा सकते हैं। किससे? जंग से, जिसको हम संक्षारण भी कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप्स ऑक्साइड्स मेड इफ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब किस टाइप के ऑक्साइड बनते हैं यदि नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ओके, देखिए बच्चों, तो कौन से ऑक्साइड बनते हैं? नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनते हैं। तो देखो आंसर, सम नॉन मेटल्स वो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड मेड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और कौन से ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन मेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए बच्चों? तो यदि एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा बच्चों? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, गिव रीजन्स, इनका रीजन्स देना है। फर्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर, वाई यूज गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम फॉर ज्वेलरी, मतलब सोना चांदी और प्लेटिनम को ही क्यों यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। ओके, फर्स्ट का आंसर देखिए बच्चों, वी यूज गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम, हम सोना चांदी और प्लेटिनम का यूज करते हैं फॉर ज्वेलरी, आभूषण बनाने के लिए, बिकॉज, क्योंकि दीज आर मेलाइबल, ये क्या होते हैं बच्चों? आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या समझा था हमने बच्चों? कि इनसे पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। क्या बनाई जा सकती है बच्चों? पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। ओके, पतली चादरों में इनको ट्रांसफर कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए इनको जो ज्वेलरीज होती है वो बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा डक्टाइल, डक्टाइल मतलब होता है बेटा तन्यता। क्या होता है? तन्यता, मतलब इनको तार के रूप में बनाया जा सकता है, तार के रूप में खींचा जा सकता है। ओके बच्चों, इनसे लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं जो क्या काम आते हैं बच्चों? हमारी ज्वेलरीज जो होती है उनको बनाने के काम में आते हैं। ओके, सो वी यूज देम, इसीलिए हम गोल्ड का, सिल्वर का और प्लेटिनम का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि ये मेलाइबल होते हैं, मतलब आघात वर्धनीय होते हैं, और डक्टाइल होते हैं, इट मीन्स तन्यता होती है इनके अंदर, मतलब पतली चादर में ड्रॉप कर सकते हैं इनको, या फिर लंबे तारों के रूप में इनको खींचा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए बच्चों 12 का सेकंड देखिए क्या है, क्या रीजन पूछा है हमसे। वाई पुट सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम इन ऑयल, इट मीन्स क्या समझे बच्चों? सोडियम पोटेशियम और लिथियम को ऑयल मतलब तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? क्या रीजन है कि इन तीनों को तेल के अंदर रखा जाता है? ओके बच्चों, देखिए इसका रीजन क्या है। वी पुट सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम इन ऑयल बिकॉज, क्योंकि दीज आर नॉट रिएक्ट्स विद ऑयल, ये जो है तीनों, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, तीनों ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे आर रिएक्ट्स विद अदर सॉल्यूशन, बाकी जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके साथ ये अभिक्रिया कर लेते हैं, सच एज जैसे वाटर। यदि इनको वाटर के अंदर रख दिया जाए तो ये उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करते हैं बच्चों, ये जो आइटम्स होते हैं, सोडियम मेटल हो गया, पोटेशियम मेटल हो गया और लिथियम मेटल हो गया, इनको हमें विदाउट जो वाटर वगैरह इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं उनके विदाउट ऑयल के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि ऑयल जो है इसके साथ अभिक्रिया नहीं करते। ओके बच्चों, तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि तेल जो है सोडियम पोटेशियम और लिथियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इनको वहाँ पर रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम ज़्यादा विक्रियाशील तत्व होता है, बट लेकिन फिर भी इट इज़ यूजिंग फॉर
मेड फूड कंटेनर्स, फिर भी इसको हम खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए यूज में लेते हैं। क्या कारण है बच्चों? देखो, यस एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, हम जानते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, लेकिन बट इट इज़ नॉट रिएक्ट्स विद फूड आइटम्स, मतलब ये जो है बच्चों, जो खाने की चीज़ें होती हैं, तेल हो गया और भी आइटम्स होते हैं, मसाले वगैरह, उनके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सो वी यूज़ एल्युमिनियम फॉर फूड कंटेनर, इसीलिए हम एल्युमिनियम को फूड कंटेनर्स, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज में लेते हैं। ओके बच्चों, समझ गए? क्योंकि ये जो है ये फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन द प्योरीफाइंग प्रोसेस, मतलब निष्कर्षण की प्रक्रिया में कार्बोनेट एंड सल्फाइड और ए चेंज, मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क, इसको क्या कहते हैं बच्चों? अयस्क कहते हैं। चेंज्ड इन ऑक्साइड, मतलब यदि प्योरीफिकेशन प्रोसेस के अंदर कार्बोनेट को और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइडों के अंदर क्यों परिवर्तित किया जाता है, क्या कारण है? तो देखो, बिकॉज, क्योंकि व्हेन वी हीट ऑक्साइड्स, जब हम ऑक्साइड को गर्म करते हैं, वी गेट प्योर मेटल सिंपली, हम जो शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध धातु होता है, उसको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए क्या नहीं करते बच्चों? सो वी कैन चेंज कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स और एन ऑक्साइड, इसीलिए कार्बोनेट्स और सल्फाइड को पहले हमें ऑक्साइड्स के अंदर चेंज करना पड़ता है और उसके बाद इनको हम ऑक्साइड्स को हीट करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं, जिससे हमें प्योर मेटल फाइंड आउट हो जाता है। हमने इसे पढ़ा था बेटा चैप्टर के अंदर, भर्जन और निस्तापन की जो प्रोसेस थी, लिक्विडाइजेशन वगैरह पढ़ा था, उसके अंदर इसको अच्छे से समझा था। क्यों करते हैं इनको ऑक्साइड में चेंज? क्योंकि ये ऑक्साइड में चेंज होने के बाद आसानी से प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, या उनसे हम प्योर मेटल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 13 क्या कहता है? देखो, वाई क्लीन कॉपर कंटेनर्स बाय लेमन एंड इमली जूस, मतलब जो होते हैं बच्चों कॉपर तांबे के बर्तनों को हम लेमन, नींबू और इमली के रस से ही क्यों साफ करते हैं? वाई दीज आर इफेक्टिव ऑन देम, ये मतलब ये जो आइटम्स होते हैं लेमन और इमली, यही इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं? क्या रीज़न है? देखिए बच्चों आंसर, व्हेन कॉपर कंटेनर्स आर कोरेटेड बाय ग्रीन लेयर, जब कॉपर कंटेनर, जो कॉपर के बर्तन होते हैं, उनके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ग्रीन रंग की परत चढ़ जाती है, या किसी तरह की गंदगी हो जाती है, देन तब दीज सरफेस आर इंक्रीज बेसेटिक, तो उनका जो सरफेस होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों? बेसेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? बेसेटिक, मतलब क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? क्षारीय हो जाता है, इसीलिए बेसेटिक नेचर हो जाता है। सो फॉर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस, इसलिए जो बेस का, क्षार का जो भी इफेक्ट प्रभाव पड़ जाता है, उसको न्यूट्रलाइज मीन्स होता है बच्चों उदासीन। क्या होता है? उदासीन। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, वही है बच्चों। तो इसमें हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी यूज़ लेमन एंड इमली एसिडिक नेचर, हम क्या करते हैं? एसिडिक नेचर के प्रोडक्ट होते हैं लेमन और इमली, इनका यूज करते हैं। लेमन एंड इमली आर इफेक्टिव ऑन बेसेटिक नेचर, लेमन और इमली कैसे होते हैं बच्चों? दोनों एसिडिक होते हैं, और एसिडिक होने के कारण ये दोनों जो है, जो क्षारीय प्रकृति होती है, बेसेटिक नेचर होता है, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सो इसीलिए वी यूज दीज फॉर रिमूविंग रस्ट ऑन कॉपर कंटेनर, इसीलिए कॉपर के कंटेनर्स पे कोई भी जंग लगी हो या किसी तरह की अशुद्धि लगी, उसको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? एसिडिक नेचर वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इमली हो गया और लेमन हो गया, इनका यूज किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंस, अंतर बताना है किसके बीच? धातु और अधातु के बीच, उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, मतलब रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर हमें बताना है। ओके बच्चों, तो ये हम हमारा चैप्टर पढ़ा था, उसमें आराम से पढ़ चुके हैं बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। उसमें पढ़ चुके हैं हम, जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है, नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, तो इसका आंसर आप करोगे। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस
जो नहीं करवाए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। इन क्वेश्चंस को और जो एक्सरसाइज के बीच वाले क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसके कंप्लीट नोट्स उनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा। और कोई इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें कमेंट्स करें और बताएं हमें आपको क्या दिक्कत है, वो हम उस समस्या का हम पूरी तरह से समाधान करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उससे पहले आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ आपने यदि वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ का आनंद ले सकें। अपनी जो 10th क्लासेज का सिलेबस है उसको धीरे धीरे स्लोली कंप्लीट कर सकें और ध्यान अपना जो 10th क्लास का परसेंटेज या रिजल्ट है उसको अच्छा बना सकें। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।